गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और इसका चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 में पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग 13 से आगे बढ़ेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास गिवन है, एक फंक्शन है और इसमें तीन इसकी फंक्शनल वैल्यू गिवन है। fx इज इक्वल टू 3 है जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। fx का वैल्यू 4 है जब x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करता है। और fx का वैल्यू 5 है जब x का वैल्यू 3 से 10 के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करना है ना। सो गाइस यहाँ पर हम रीजन वाइज एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे फंक्शन को। तो देख लीजिए, इस तरफ हो गया आपका प्लस इंफिनिटी, इस तरफ हो गया आपका माइनस इंफिनिटी। क्लियर है। यहाँ पे पॉइंट देखिए, x का वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है और 10 भी है। आपके पास 4 पॉइंट है। कौन कौन सा? 1, पहले हम लोग 0 रख लेंगे, 0, फिर 1, फिर है 3 और फिर है आपका 10। ये 4 पॉइंट है। इन्हीं 4 पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है ना। अब रीजन देखते हैं। x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, है ना। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में हो तो यहां पर फंक्शनल वैल्यू कितना है? fx का वैल्यू आपका 3 है। क्लियर है। उसी तरह x का वैल्यू जब 1 से 3 के बीच में है, यहां पर ओपन इंटरवल में है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहां पर आप देखिए 1 से 3 के बीच में फंक्शनल वैल्यू कितना है? 4 के बराबर है। fx इज इक्वल टू 4 के बराबर है ना। और जब x का वैल्यू 3 से 10 के बीच में है और यहां आपका क्लोज इंटरवल है, यहां फंक्शनल वैल्यू 5 के बराबर है ना। तो देखिए यहां पर जब x का वैल्यू 3 से 10 के बीच में हो तो फंक्शनल वैल्यू fx का मान 5 के बराबर है ना। अब आपको यहाँ पर इन चारों पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो देखिए 0 पर कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करेंगे? एक कंडीशन हो गया आपका, एक केस हो जाएगा 0 पर चेक करना है, दूसरा आपका 1 पे चेक करना है, तीसरा आपका 3 पर चेक करना है और चौथा आपका 10 पर चेक करना है ना। तो देखिए 0 पर कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करेंगे? यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहां पर आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल है। 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करने का मतलब है कि 0 पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे और फिर 0 पर हम लोग क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे, है ना। अगर ये बराबर हो गया तो फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इसी तरह से इधर 10 पर देखिए, 10 पर अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो 10 पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे और इस 10 पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। इन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर्स में, है ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं केस 1 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए यहाँ पर रीजन थोड़ा समझिए, यहां पर आपका पॉइंट है 0, है ना। और ये 0 पर जो है फंक्शन इस तरफ 0 के राइट साइड में जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल टू 3 के बराबर, है ना। तो 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 0 पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे और इस तरफ से हम लोग निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 0, f0 का मान मतलब फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा? 3 ही, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो x का वैल्यू चाहे कुछ भी रखेंगे इसका मान नहीं बदलेगा। ओके नाउ अब हम लोग निकालेंगे RHL और RHL को क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा? फंक्शन fx। तो RHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। और ये वैल्यू कितना है बच्चा? यहां ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx का वैल्यू 3 है तो लिमिटिंग वैल्यू भी इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट फंक्शन है ना। 3 में 3 जो है x से इंडिपेंडेंट है तो x का कुछ भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 3 ही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? x इज इक्वल टू 0 पर क्या है आपका फंक्शनल वैल्यू
और RHL दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दीजिए, सो फ्रॉम 1 and 2 we get RHL इज इक्वल टू F0। ये दोनों बराबर है ना। तो यहां पर लिख दीजिए thus द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया x इज इक्वल टू 0 पर। अब हमें चेक करना है दूसरा केस x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। तो देखिए केस दूसरा ले लेते हैं, केस 2। और केस 2 में क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शनल वैल्यू 3 है और राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू 4 है ना। मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान क्या है, लेफ्ट साइड में कुछ और है और राइट साइड में कुछ और है। तो ऐसे केस में हम लोग LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल वैल्यू की बात करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पे देखिए x का वैल्यू 1 है तो 1 पर कितना है, फंक्शन का मान 3 है ना। तो यहां पर देयरफॉर f1 का मान कितना हो जाएगा, 3, है ना। LHL निकालते हैं नाउ LHL। तो LHL देखिए LHL कितना लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx। और यहां कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और fx का वैल्यू 1 माइनस का मतलब है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए फंक्शनल वैल्यू कितना है, fx का मान 3 के बराबर। तो ये 3 हो गया और यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है ना x से, तो यहां पर वैल्यू कितना हो गया, 3। LHL का मान 3 हो गया। RHL को देख लीजिए, RHL क्या लिखेंगे बच्चा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx, है ना। और fx का मान कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा, और 1 के राइट साइड में फंक्शन कौन सा है, फंक्शनल वैल्यू है fx का मान 4। तो यहां पर 4 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसका RHL का मान कितना आ गया, 4, है ना। तो आपने क्या देखा कि LHL और RHL बराबर नहीं है, LHL 3 है और RHL कितना है, 4 है ना। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिएगा, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट, और क्या मिला बच्चा आपको, LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL बराबर नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, thus द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, है ना। आप डिसकंटिन्यूअस लिखें या फिर नॉट कंटिन्यूअस लिखें, बात सेम है। क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पर टेस्ट कर लेते हैं, है ना। केस 3 है एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा बच्चा, तो देखिए x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शनल वैल्यू, यहां पर x का मान 3 है और इस 3 पर फंक्शनल वैल्यू कितना है, 5 है। तो देयरफॉर f3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड नाउ LHL का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, LHL को आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx, और x टेंस टू 3 माइनस का मतलब है 3 के लेफ्ट साइड में, और 3 के लेफ्ट साइड में फंक्शनल वैल्यू कितना है, 4, है ना। तो अगला केस देख लेते हैं। तो आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और 3 माइनस मतलब 3 के लेफ्ट साइड में फंक्शनल वैल्यू कितना है, 4। तो ये मान हो गया आपका, LHL का वैल्यू हो गया 4 है। एंड RHL देख लीजिए, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx, है ना। 3 प्लस ऑफ fx का मतलब है 3 के राइट साइड में, तो 3 के राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू कितना है, 5। तो यहां पर कितना लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 5, है ना। fx का मान 5 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 5। ये आपका थर्ड हो गया। यहां भी आप क्या देखना है, तीसरे केस में LHL का मान और RHL का मान इक्वल नहीं है ना। LHL का मान 4 आया था, RHL का मान 5 आ गया। तो यहां लिखिएगा, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट, और क्या मिला आपको, LHL नॉट इक्वल टू RHL।
LHL और RHL बराबर नहीं है, और नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। दस द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? तो ये आपका जो है x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, और यहां पर x इज इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। अब हम लोग चेक करेंगे कहां पर, x इज इक्वल टू 10 पर, है ना। तो देखिए जरा केस 4 में आ जाइए। केस 4 में एट x इज इक्वल टू 10, और इसको इसके लिए जरा आप नंबर लाइन ध्यान से देखिए। यहां पर आपका वैल्यू 10 है ना, और इसके राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू fx का मान कितना है, सॉरी यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आपका वैल्यू 10 है ना, और इसके लेफ्ट साइड में इस तरफ फंक्शनल का वैल्यू कितना है, 5 है ना, और इधर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करेंगे बच्चा, x इज इक्वल टू 10 पर LHL निकालेंगे, है ना, और इस पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। सो गाइस यहाँ देखिए f10 का मान कितना हो जाएगा, 5, है ना। f10 का मान 5, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 10 पर भी फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शनल वैल्यू हो गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 10 पर LHL निकालेंगे, है ना। सो नाउ LHL, और LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ऑफ fx, है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, और fx का मान 10 माइनस का मतलब है कि 10 के लेफ्ट साइड में, 10 के लेफ्ट साइड में फंक्शनल वैल्यू कितना है, 5। तो ये हो गया 5, और इसका मान फाइनली हो गया 5। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आपने यहां पर देखा x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शनल वैल्यू और x इज इक्वल टू 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों का मान सेम है। तो यहां क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, और क्या मिला आपको, LHL इज इक्वल टू, और LHL का मान किसके बराबर, f10 के बराबर, है ना। LHL जो है x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। तो यहां पर आपका फंक्शन क्या हो गया, यहां पे लिख सकते हैं 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया x इज इक्वल टू 10 पर, है ना। तो आपने क्या देखा, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने डिस्कस कर दी। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूटी को यहां पर नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो कहीं भी आप फाइनली इसको लिख लीजिए, यहां पर लिख लेते हैं, है ना। तो यहां लिख लीजिए फाइनली द फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया, है ना। कंटिन्यूटी हमने चारों पॉइंट पे डिस्कस करी, लेकिन हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 और 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन है इसका 3 फंक्शनल वैल्यू है। 2x है जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, इसका मान 0 है जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और 4x है जब इसका वैल्यू यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है। क्लियर है ना। यहाँ भी फंक्शन की कंटिन्यूटी ही डिस्कस करना है। तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ भी फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करना है बच्चा। तो चलिए इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ आप ध्यान देंगे तो आपको दो ही पॉइंट दिखाई देगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पर डाल देते हैं 0 और 1 पे। ठीक है, अब देखिए जरा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, देखिए इस रीजन में x जब 0 से छोटा हो
तो फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स का मान कितना हो जाता है 2x। क्लियर है। दूसरा रीजन देखिए, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, यहां पर देखिए जब x का वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इस केस में फंक्शन का मान एफ एक्स का वैल्यू 0 है ना। और तीसरा रीजन देखिए जरा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये देखिए जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, यहां पर x इज ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन का मान कितना है 4x। क्लियर है बच्चा। अब इसी दो पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू 1 पर। क्लियर है। तो चलिए इनको 1 बाय 1 करके कर लेते हैं। नाउ केस 1 ले लीजिए। केस 1 में कहा करने वाले हैं हम लोग, एट x इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, तो फंक्शनल वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप f0 इज इक्वल टू 0। फंक्शनल वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 0 पर, फंक्शनल वैल्यू आपका 0 हो गया है ना। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शनल वैल्यू 2x है और राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू कितना है 0 है। तो यहाँ LHL और RHL भी निकलने की आवश्यकता है। सो गाइस LHL निकालिए। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, और इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस के लिए 2x है ना। और यहाँ पर LHL में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। x के जगह क्या लिखेंगे आप 0 माइनस h, और x टेंस टू 0 माइनस के जगह h टेंस टू 0 है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 इंटू एक्स के जगह 0 माइनस एच है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ देखिए 0 में से h घटाएंगे तो माइनस h हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2h हो जाएगा है ना। अब h का वैल्यू यहाँ 0 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, वैल्यू 0 ही आएगा। तो LHL का मान आपका 0 हो गया है ना। यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, h का वैल्यू 0 डाल देंगे। एंड RHL को देख लीजिए। RHL को क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, और क्या हो जाएगा ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और x टेंस टू 0 प्लस के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस का मतलब है 0 के राइट साइड में, तो राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू कितना है 0, तो इसका मान ऐसे ही 0 हो गया है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू, LHL का मान और RHL का मान तीनों 0 है। तो आप यहां लिखिएगा सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, और क्या मिला बच्चा आपको, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 है ना। LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, ये तीनों बराबर है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस। दस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है ना। नाउ सेकंड केस पर आते हैं। केस 2 देख लीजिए। केस 2 में x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, तो यहां लिख दीजिए एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पर देखिए, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान क्या है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान कितना है, 0 के बराबर है ना। सो गाइज यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू f1 का मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ भी देखिए x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शनल वैल्यू कुछ और है, और x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू, यहाँ पर fx इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए, 4x ठीक ना। तो यहाँ पर राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू कुछ और है आपका है ना। तो यहाँ LHL और RHL निकालने की आवश्यकता है। सो नाउ देखिए LHL का मान कितना हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx, और ये कितना है बच्चा, 1 माइनस के लिए फंक्शनल वैल्यू कितना है 0, तो लिमिट हो गया x टेंस टू 1 माइनस 0, और ये वैल्यू 0 के बराबर। क्लियर है। तो LHL 0 हो गया। एंड RHL को देख लीजिए। RHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx। ठीक है। और यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस का मतलब है 1 के राइट साइड में, तो फंक्शन है यहाँ पर 4x, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पर आपका फंक्शन है 4x है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन करना होता है, x के जगह
क्या लिखेंगे, 1 पर हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, तो 1 प्लस एच हो जाएगा, और x टेंस टू 1 प्लस के जगह h टेंस टू 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 4 इंटू 1 प्लस h, है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4h। देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और 4 प्लस 4h, है ना। अब यहाँ h का वैल्यू डायरेक्टली जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4h वाला टर्म, ये टर्म तो 0 हो गया, तो बचेगा कितना 4, तो ये हो गया आपका तीसरा। तो आप क्या देख रहे हैं, 1, 2 और 3 से फंक्शनल वैल्यू एलएचएल का मान और आरएचएल का मान, है ना। तो आपने देखा कि एलएचएल और आरएचएल का वैल्यू बराबर नहीं है, एलएचएल का वैल्यू 0 आया और आरएचएल का वैल्यू कितना आ गया 4, है ना। तो हमने क्या देखा, 1, 2 और 3 से LHL नॉट इक्वल टू RHL। सो गाइस यहां लिख दीजिएगा, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, और क्या मिला, LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL का मान RHL के बराबर नहीं है, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, thus the function fx is discontinuous at x is equal to 1। समझ में आया, x is equal to 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस, x is equal to 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइनली हमें किसको शो करना है, डिसकंटिन्यूटी को, है ना। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे द फंक्शन fx is not continuous at x is equal to 1 and this is your answer। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। इसमें 2 पॉइंट था, x is equal to 0 और x is equal to 1। x is equal to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, जबकि x is equal to 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है। तो इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस होगी बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को जरा उतार लीजिए, उतारिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है और इसका भी 2 फंक्शनल वैल्यू है, ax प्लस 1 जब x का वैल्यू 3 और 3 से छोटा हो, और दूसरा मान है bx प्लस 3 व्हेन x का वैल्यू 3 से बड़ा हो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। कहा कि ये जो फंक्शन है fx x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है ना। तो आपको क्या करना है, देन रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसको आपने निकालना है। क्लियर बच्चा। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो a और b के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ देखिए सॉल्यूशन में आपके पास दिया हुआ है, गिवन दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। जो फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये है कि LHL का मान और RHL का मान, है ना, और x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों बराबर होना चाहिए, है ना। इस रिलेशन का यूज हम लोग आगे करेंगे a और b में रिलेशन एस्टैब्लिश करने में। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर। नाउ देखिए f3 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 3 कहां पर है, फर्स्ट केस में। तो x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शनल वैल्यू कितना है, ax प्लस 1। यहां पर x के जगह 3 डाल देंगे तो f3 का वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस 1। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। LHL देखिए, LHL का मान कितना हो जाएगा, LHL को आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, x टेंस टू 3 माइनस, और x टेंस टू 3 माइनस का मतलब है 3 के लेफ्ट साइड में, है ना। 3 के लेफ्ट साइड में मतलब x का वैल्यू 3 से छोटा, और x का वैल्यू 3 से छोटा होने के लिए फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, ax प्लस 1। तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू हो गया ax प्लस 1, है ना। अब यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करना होता है, x के जगह आप लिखेंगे 3 माइनस h, और x टेंस टू 3 माइनस के जगह h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। इसको जरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एक बार, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0,
और ये हो गया 3a माइनस AH प्लस 1। अब यहाँ पर h का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो h कंटेनिंग टर्म है ये 0 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 1। ये दूसरा हो गया, ठीक है। एंड RHL की बात करें तो RHL को हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx, यही लिखेंगे। और x टेंस टू 3 प्लस का मतलब है कि x का मान 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा के लिए देखिए यहाँ पर 3 से बड़ा के लिए फंक्शनल वैल्यू कितना है, bx प्लस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इसको x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शनल वैल्यू हो गया bx प्लस 3। क्लियर है। अब यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह 3 प्लस h और x टेंस टू 3 प्लस के जगह h टेंस टू 0। सो गाइस अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो गया b इंटू 3 प्लस h x के जगह और प्लस 3। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया h टेंस टू 0 और 3b प्लस 3h प्लस 3। यहाँ देखिए h कंटेनिंग टर्म, जब h का वैल्यू 0 इसमें डायरेक्टली डालेंगे तो h कंटेनिंग टर्म क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली रिजल्ट इसका आएगा RHL का 3b प्लस 3। ये तीसरा हो गया, है ना, समझ गए। LHL निकल गया, RHL निकल गया और फंक्शनल वैल्यू निकल गया। और फंक्शन गिवन है आपके पास कि x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन नंबर चेंज कर दीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 का मतलब है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ पर एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और वो रिलेशन क्या हुआ है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3। तो LHL का वैल्यू कितना है बच्चा 3a प्लस 1 और RHL का वैल्यू कितना है 3b प्लस 3 और फिर F3 का मान कितना है x इज इक्वल टू 3 पर 3a प्लस 1। तो 3a प्लस 1 ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो यहाँ दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। तो यहाँ देखिए आप 3a को इधर लाइए, है ना, 3b को और 1 को इस तरफ ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b और इधर हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना। यहाँ से 3 को कॉमन ले लीजिए तो a माइनस b हो जाएगा और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बच्चा a माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, है ना, फॉर द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए a और b के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा आपका a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 17 को लिखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, और यहाँ पर fx का दो फंक्शनल वैल्यू है, पहला है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दूसरा है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। पूछ रहा है कि ईच कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी ईच दिया हुआ है पहले से, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका fx लेमडा के किस वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। पहला फेज है इसका। दूसरा फेज को है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, मतलब पहले फेज में आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेमडा का मान क्या होगा, ठीक है। दूसरे केस में पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उस केस में लेमडा का वैल्यू क्या होगा, है ना। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर है तो उस केस में लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। या फिर पहले तो आपको x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस केस में लेमडा का वैल्यू क्या होगा ये डिस्कस करना है, क्लियर है। तो नंबर लाइन पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये नंबर लाइन है आपका, पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, है ना। आप देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा हो, तो देखिए x का वैल्यू जब 0 होगा तो फंक्शनल वैल्यू fx का मान है आपका वो है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। और जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो भी फंक्शनल वैल्यू वही है और वो क्या है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर है।
एक्स का वैल्यू देखिए जब 0 से बड़ा हो जाए, एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो जाए इस तरफ, तो फंक्शनल वैल्यू चेंज हो जाता है। एफ एक्स का मान हो जाता है अब आपका 4x + 1। क्लियर है ना? तो x इज इक्वल टू 0 पर गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना? तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, और पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेमडा क्या होगा, है ना? तो जरा यहां पर ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 1 पर आप क्या देख रहे हैं, इसका लेफ्ट साइड में भी सेम फंक्शन है, राइट साइड में भी सेम फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पे और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, है ना? हमें यहाँ पर LHL और RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको निकालना पड़ेगा, है ना? यहां पर देखिए, यहां पर 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शनल वैल्यू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और 0 के राइट साइड में फंक्शनल वैल्यू 4x + 1 है। तो यहां पर फंक्शनल वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और यहाँ LHL भी और RHL भी। क्लियर है? चलिए केस 1 में आते हैं बच्चा। केस 1 में हम लोग चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए तो फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू, तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर इसके फंक्शनल वैल्यू में x का वैल्यू 0 डाल दें तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये पूरा जो है पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा जब x का वैल्यू इसमें आप 0 डालेंगे। तो f0 का वैल्यू 0 हो गया यहां। एंड देखिए नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, LHL निकलना है। तो LHL को हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, है ना? और क्या हो जाएगा बच्चा, ये यहां पर फंक्शनल वैल्यू कितना है, 0 माइनस के लिए, 0 माइनस का मतलब है x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, है ना? तो फंक्शनल वैल्यू कितना है, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही है ना? लेकिन यहां पर अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, x के जगह कितना 0 माइनस h और x टेंड्स टू 0 माइनस के जगह h टेंड्स टू 0। क्लियर है? चलिए तो इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर हो गया लेमडा और x के जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर और -2 इंटू 0 माइनस h, है ना? इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपका लेमडा इंटू, और 0 माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहां देखिए 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h और -2 में गुना करेंगे तो +2h हो जाएगा, है ना? अब हम यहां पर डायरेक्टली h का वैल्यू 0 डाल देंगे, है ना? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो आप देखिएगा h कंटेनिंग टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 में फिर लेमडा से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया, LHL का वैल्यू भी 0 आ गया आपका, है ना? एंड अब हम लोग RHL निकालते हैं। तो देखिए RHL का वैल्यू, RHL को क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, और यहां ध्यान दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है कि 0 से बड़ा, है ना? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ये रीजन है आपका x इज ग्रेटर देन 0 का। तो x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाता है, 4x + 1। तो यहां पर हो जाएगा 4x + 1 फंक्शनल वैल्यू। और फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह 0 + h और x टेंड्स टू 0 प्लस के जगह h टेंड्स टू 0। तो अगला स्टेप हो जाएगा बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, और जरा कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 4h + 1। अब यहाँ पर h का वैल्यू 0 डाल दीजिए, यहाँ पर h का वैल्यू 0 डाल दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगा 1, है ना? तो आप क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर आपका LHL का मान और RHL का मान डिफरेंट आ गया, है ना? सो यहां लिखेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2 and 3 we get LHL not equal to RHL, है ना? इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हमने देखा कि LHL और RHL का वैल्यू बराबर नहीं है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ना आपका x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेमडा का वैल्यू निकलना है ना? और आप थ्रू आउट द प्रोसेस आपने क्या देखा है
कि ये जो हमने फंक्शनल वैल्यू निकाला, एलएचएल का मान निकाला और आरएचएल का मान निकाला, आप इन तीनों वैल्यूज में आपने क्या देखा कि यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू हो, चाहे एलएचएल का मान हो, चाहे आरएचएल का मान हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है लेमडा पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो मान लीजिए कि अगर एलएचएल और आरएचएल बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू, ये तो लेमडा पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन अगर x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो लेमडा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 0 पे डिपेंड नहीं करता है लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बट fx इज कंटिन्यूअस but fx is continuous at x is equal to 0 for no value of lambda। समझ में आई बात? हमने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ जो हमने फंक्शनल वैल्यू एलएचएल का मान और आरएचएल का मान जो निकाला है, इन तीनों का मान लेमडा पर डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब लेमडा से इंडिपेंडेंट है ना। और ये हमने दिखाया यहाँ पर कि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बट आपसे कह रहा है क्वेश्चन में ही कि ये जो fx है फंक्शन है आपका, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एलएचएल, आरएचएल का वैल्यू लेमडा पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो इसीलिए ये बात भी यहाँ दिखाने की जरूरत थी कि यहाँ पर 2 और 3 से हमने देखा कि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, है ना, और एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू जो है लेमडा पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पर कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा के किसी भी मान के लिए जो है x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया? चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चा, और आगे बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोगों को क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, और उस कंडीशन में लेमडा का क्या स्थिति रहेगा इसको पता लगाना है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था कि x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पे डायरेक्ट लिमिट निकालने की आवश्यकता है ना। एलएचएल और आरएचएल अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा केस कि x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, मतलब लिमिट और फंक्शनल वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 पे। तो देखिए यहां पर हम लोग इधर ही लिख लेते हैं। देखिए जरा केस 2 ले लेते हैं हम लोग। केस 2 में एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले हम लोग f1 का मान निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शनल वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शनल वैल्यू कितना है, 4x प्लस 1, और वहां पे आप अगर x का वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, है ना, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। x इज इक्वल टू 1 पे जो है फंक्शनल वैल्यू आपका 5 हो गया। ओके, नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट, है ना, x इज इक्वल टू 1 पे। नाउ लिमिट x टेंस टू 1 पे आपको लिमिट निकालना है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx, और यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, और fx का वैल्यू कितना है, 4x प्लस 1, यही है। अब यहां पर हम लोग x का डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, x के जगह 1 डाल देंगे तो फिर से ये वैल्यू 4 इंटू 1 प्लस 1 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे लिखिएगा, सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, और क्या मिलता है बच्चा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx का वैल्यू f1 के बराबर है, और ये क्या शो करता है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिखिएगा thus द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ भी आप क्या देखते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए x इज इक्वल टू 1 पर लेमडा पर निर्भर नहीं करता है।
तो लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए आप इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फाइनली यहां लिख दीजिए 10 या hence the function fx will be continuous at x is equal to 1 for any value of lambda, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर है, बट इसका जो लैंग्वेज है उसमें आपको डिफिकल्टीज है ना। और डिफिकल्टीज इसलिए है कि यहां पर हमने दिखाया कि डिसकंटिन्यूअस है ना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो हमने जो दिखाया कि यहाँ पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चले कि नहीं फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या यहाँ पर लेमडा का कोई रोल है इसको कंटिन्यूअस होने के लिए, तो कोई रोल नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको इस स्टेप को बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन लेमडा का कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए। दूसरे केस को आप समझिए जहां कंफ्यूजन है। दूसरे केस में हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां भी आपको जो है लेमडा पर निर्भर नहीं करता है ना। x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है लेमडा पर निर्भर नहीं करता है। तो लेमडा का चाहे कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो, फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं ना, इसी बात को समझना है आपको। क्लियर है। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो फंक्शन है आपका इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं। तो फंक्शन है आपके पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। करना क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, है ना। किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है बच्चा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक बात और समझेंगे। ये जो फंक्शन है आपका x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, मतलब x यहाँ किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो है fx आपका डिफाइंड है ना। तो हम लोगों को इसकी कंटिन्यूटी जो है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर जो है दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस रियल डोमेन में से कोई एक वैल्यू मान लेते हैं k। तो लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल, है ना। ये डोमेन है आपका इस फंक्शन का। ये जो फंक्शन है किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन इसका रियल हो गया, है ना। और इसी रियल वैल्यू में से हम लोग एक x का वैल्यू ले लेते हैं k, है ना। अब इसी k पर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर fk का मान क्या होगा, तो देखिए ये तो आपका लिनियर है, x के जगह k यहाँ डायरेक्ट डाल देंगे तो k हो गया, है ना। और माइनस है, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर x का वैल्यू k है और ये आपका इंटीजर है ना, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए k बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है ना। यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन रियल है ना, और इसी रियल डोमेन में से एक इंटीग्रल पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू k। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी k पर फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, है ना, x इज इक्वल टू k पर। तो कितना हो जाएगा, fk का वैल्यू हो गया k और माइनस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर k लिखेंगे। और ध्यान दीजिए जब इंटीजर का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है ना। जैसे अब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 3 ही होगा। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 ही होगा। तो कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू k माइनस k, और k माइनस k क्या हो गया 0। तो फंक्शनल वैल्यू आपका x इज इक्वल टू k पर 0 हो गया। क्लियर है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं LHL की तरफ। देखिए LHL को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू k माइनस, और एक फंक्शन क्या है आपका लिख देते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू k माइनस ऑफ fx, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस, और fx का वैल्यू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह हम लोग लिखेंगे k माइनस h,
और x टेंस टू k माइनस के जगह h टेंस टू 0। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह k माइनस h और फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h, है ना। तो देखिए जरा यहां पर तो आपका इसको हम लोग दो पार्ट में एक्चुअली बांट लेते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दोनों टर्म के साथ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया k माइनस h और माइनस इसको लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है k माइनस h। क्लियर है। देखिए यहां पर तो आपका डायरेक्टली h का वैल्यू 0 डाल दीजिए, चूंकि लीनियर फॉर्मेट में है तो h का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये वैल्यू आपका k हो जाएगा, है ना। और माइनस यहां पर ध्यान देने की बात है, देखिए अब यहां पर जो k माइनस h है वो इंटीजर नहीं रह गया, ये अब आपका फ्रैक्शन हो गया कि यहाँ पर h का समथिंग वैल्यू होगा, है ना। तो जैसे ही आप इंटीजर में से कोई फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल वैल्यू घटाएंगे तो आपका डेसिमल वैल्यू मिलेगा, है ना। जैसे आपको यहाँ पर मैं समझाता हूं, अगर मान लो कि x का वैल्यू 3.5 है ना, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 जब निकालते हैं आप तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। और कैसे, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 3.5 हो गया और इधर आपका 4 हो गया। तो 3.5 का इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला जो इंटीजर है वो वैल्यू जो हो जाता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मान। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका k माइनस 1 के बराबर। एक पीछे एक इंटीजर पीछे चला जाता है ना। यहाँ पर k इंटीजर था, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से हम लोग 0 पॉइंट समथिंग इसमें से h का वैल्यू निग्लिजिबल होता है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग इसमें घटा लेंगे तो अभी मान इसका कितना था, अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर k का वैल्यू k के बराबर आया था, अब क्या आ जाएगा इसमें से जैसे ही कुछ घटाएंगे k में से तो अब इसका k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, k माइनस 1 के बराबर। ठीक उसके पीछे वाला जो है इंटीग्रल पॉइंट हो जाएगा। तो इसको जरा ओपन कीजिए तो ये हो गया k माइनस k प्लस 1, तो यहाँ पर k कैंसिल हो गया और वैल्यू हो गया आपके पास 1। ये आपका LHL का वैल्यू निकल गया। क्लियर है बच्चा। नाउ RHL निकालिए जरा। RHL क्या हो जाएगा, RHL को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस ऑफ fx, है ना। और ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस और fx का मान है आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर है। यहां पर हम लोग फिर से कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x के जगह k प्लस h और x टेंस टू k प्लस के जगह h टेंस टू 0। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना, x के जगह k प्लस h, है ना, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी k प्लस h हो जाएगा, है ना। अब फिर से वहीं पर बात आ गई, इस लिमिट को हम लोग दोनों साइड दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और k प्लस h हो गया आपका, और यहां हो जाएगा प्लस लिमिट h टेंस टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर, अब क्या होगा वैल्यू बच्चा, अब वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर आप डालेंगे तो ये वाला आपका लीनियर फॉर्मेट है, डायरेक्टली h का वैल्यू 0, तो h का वैल्यू 0 होने से यहां लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, k के बराबर, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आपका, यहां पर कितना हो जाएगा बताइए, k प्लस h है, k जो है इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, और उसमें 0 पॉइंट समथिंग जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर k का वैल्यू 5 है और 5 में 0.72 अगर जोड़ दिया तो ये वैल्यू हो जाएगा 5.72, है ना। अब इसका आपको निकालना है, इसका आपको निकालना है, सॉरी यहां पर माइनस है, यहां थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 5.72 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 के बराबर, है ना। 5.72 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर तो 5 ही होगा। तो यहाँ पर वही केस उत्पन्न हो गया, है ना। के जो आपका इंटीग्रल पॉइंट था और उसमें हमने h को जोड़ दिया और h निग्लिजिबल वैल्यू है, लगभग 0 के बराबर, 0 पॉइंट समथिंग है ना। तो ये अब जो पूरा हो जाएगा k प्लस h एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू जब हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक इस फ्रैक्शन के जस्ट पीछे वाला, तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन सा होगा, k ही होगा, है ना। जैसा कि यहाँ पर दिखाया कि 5 इंटीजर है और इसमें 0.72 जोड़ दिया तो 5.72 हो गया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के बराबर हो गया, मतलब इसी 5 के बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k माइनस
के, तो के माइनस के क्या हो गया, कट के 0, ये आपका RHS हो गया। बात समझ में आई? तो यहां आपने क्या देखा कि फंक्शनल वैल्यू का मान 0 है, लेकिन LHL का मान 1 आया और RHL का वैल्यू 0 आया। तो 1 2 3 से आपने देखा कि LHL और RHL बराबर नहीं है, और ये कंडीशन किसका है, when LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो ये कंडीशन आपका डिसकंटिन्यूअस का है ना। सो गाइस हम यहां पर लिखेंगे, सो फ्रॉम 1 2 and 3 we get LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्लियर है। और LHL RHL बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। तो लिख दीजिएगा thus the function fx is discontinuous at all integral points, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया बच्चा, समझ गए ना। किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर है। सो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक है ना। आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 20 से